नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कंपटीशन आप दें जिसमें आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षार अवधारणा, एसिड बेस कंसेप्ट। अब अम्ल क्षार अवधारणा में तीन अवधारणाओं को बेसिकली पढ़ा जाता है। सबसे पहले आर्रेनियस अवधारणा, फिर ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा और फिर पढ़ी जाती है लुईस अवधारणा। तो एक एक करके हम तीनों अवधारणाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली अवधारणा आज की हमारी, जिसे नाम दिया जाता है आर्रेनियस अवधारणा। अब आर्रेनियस अवधारणा के अनुसार अम्ल व क्षार क्या क्या होते हैं उसको हम लोग सीखें। तो देखिएगा, किसी भी पदार्थ को आप जल में डालकर उसका जलीय विलयन बना लिया। किसी भी पदार्थ को जल में डाला तो एक सॉल्यूशन बन गया, विलयन बन गया। उस जलीय विलयन में यदि वो पदार्थ H+ आयन दान कर रहा हो या वो पदार्थ OH- आयन दान कर रहा हो, दो बातें हो सकती है। यदि किसी पदार्थ को जल में डालने पर वो H+ आयन दान करे या OH- आयन दान करे। यदि वो पदार्थ H+ आयन दान कर रहा है तो आर्रेनियस के अनुसार वो अम्ल होगा। लेकिन यदि कोई पदार्थ जल में जाकर OH- आयन दान करे तो वो पदार्थ आपका क्षार होगा। तो आर्रेनियस के अनुसार अम्ल क्षार होते क्या है, ये बात हमने सीखी है कि वो पदार्थ जो जलीय विलयन में, काम की बात है, जलीय विलयन में H+ आयन दे वो अम्ल होते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो आपके क्षार होते हैं। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्रेनियस के अनुसार जल की जो प्रकृति होती है भाई, वो उदासीन होती है। पहली बात, आर्रेनियस के अनुसार जल की प्रकृति उदासीन होती है, और साथ ही साथ इस पूरी अवधारणा में विलायक के रूप में केवल और केवल जल को ही काम लिया जाता है। बहुत अच्छी लाइन है, जल को ही विलायक के रूप में इस अवधारणा में काम लिया जाता है। डेट मीन्स यह अवधारणा अम्ल और क्षार की प्रकृति को केवल और केवल जलीय विलयन में ही एक्सप्लेन करती है। आई बात समझ में। इसीलिए यदि आपको पता हो कि यह अवधारणा CO2 की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करती है, AlCl3 की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करती है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जल में जाकर H+ आयन कहां से त्यागेंगे यार, इनके पास तो H+ ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो यह अवधारणा केवल और केवल जलीय विलयन में ही काम आती है। क्लियर। अब अगली बात, अम्ल जब H+ त्यागेगा, ठीक है, तो जितने H+ आयन वो त्याग रहा है वो उसकी कहलाती है क्षारकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। बहुत काम की बात है। कोई भी अम्ल H+ त्यागता है, आपको पता है कितने H+ त्यागेगा उसकी संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। वैसे ही कोई भी क्षार आपको पता है OH- आयन त्यागेगा, तो कितने OH- आयन त्यागेगा उसकी संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। दोनों बातें बड़ी खतरनाक है भाई। कोई भी अम्ल जितने H+ आयन त्यागता है, जैसे कोई अम्ल 1 H+ आयन त्यागेगा तो उसकी क्षारकता 1 होगी। कोई अम्ल 2 H+ आयन त्याग सकता है तो उसकी क्षारकता 2 होगी। ओके। अब क्षारकता के आधार पर, दैट मीन्स H+ आयनों की संख्या के आधार पर अम्लों को हम लोग
3 भागों में बांटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट है, यहां से ध्यान से देखना है आप लोगों को। सबसे पहली बार कि अम्लों को उनकी क्षारकता के आधार पर 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला भाग जिसे नाम दिया जाता है एक क्षारकीय अम्ल। एक क्षारकीय अम्ल, इंग्लिश में बोला जाएगा इसे मोनोबेसिक। मीनिंग समझना है, ऐसे अम्ल जो केवल और केवल एक H+ आयन त्यागते होंगे उन्हें मोनोबेसिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl के बारे में विचार प्रकट करें आप, बोलो HCl में सिंगल H+ आयन है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक एसिड में बात करूं, इसमें भी एक ही H+ आयन है। जैसे हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN, बोलो इसमें भी एक ही H+ आयन है। फिर देखो CH3COOH, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूं कि इसमें दिखने में तो मेरे को 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक क्षारकीय है। क्योंकि आप एक कंसेप्ट सुने कि हाइड्रोजन केवल वही रिलीज होता है जो कि अधिक विद्युत ऋणी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है। ये जो बाकी के 3 हाइड्रोजन है ये लेस रिएक्टिव कार्बन के साथ अटैच्ड है, जबकि यहां जो ये हाइड्रोजन है ये अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ के रूप में यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो दिखने में तो यहां 3 और 1 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन इसकी क्षारकता कितनी होगी, बोलो एक ही होगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर एक एग्जाम्पल आप लोग देखना H3PO2, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जैसे एक उदाहरण दिया जाता है लोगों द्वारा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इसमें दिखाने वाले दांत आपको 3 दिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह से हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसका नाम है भैया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी होती है। पहला ही ऑप्शन आपको 3 दिखाई देगा, लेकिन मैंने कहा ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। ये दिखाने वाले दांत है जो आपको पागल बनाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग बड़े समझदार हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है, पंच संयोजी होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। भाई अब आप लोग कंसेप्ट को देखें, फॉस्फोरस के साथ जुड़ने वाले ये हाइड्रोजन जो है यह H+ के रूप में बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये जो डार्क वाला हाइड्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव उच्च विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H+ की फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाएगा। तो दिखने में भले आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे थे, लेकिन त्यागने वाला हाइड्रोजन केवल और केवल एक ही है। इसीलिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी है, तो आप लोग 3 पर तो बिल्कुल भी आंसर नहीं लगाएंगे। इसका आंसर आएगा भाई एक क्षारकीय, और वैसे भी मैंने इसे मोनोबेसिक में लिखा है। क्लियर? अब चले दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसे कहते हैं आप लोग द्विक्षारकीय। देखिएगा द्विक्षारकीय बोले तो डाइबेसिक। डाइबेसिक का मतलब क्या है? जिनमें 2 H+ आयन देने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 के बारे में, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में क्या विचार है आपके? 100% 2 हाइड्रोजन देगा। ऐसे ही H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बोलो इसके बारे में भी यही विचार है भैया, 2 ही H+ देगा। लेकिन एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल H3PO3, और इसका नाम होता है भाई फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरस अम्ल।
अब देखो अगेन वही बात, हाथी के दांत दिखाने के 3 दिखाई दे रहे हैं, नहीं लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाना, खतरनाक स्ट्रक्चर आपको आ गया है, बट फॉस्फोरस बोलो हाइड्रोजन, बोलो O के साथ एक और H, अगेन O के साथ एक और H। आप लोग देखिएगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला बन गया है। और आप लोग एक चीज नोटिस करें कि इसमें ये 2 हाइड्रोजन जो मैंने बहुत ज्यादा डार्क करे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। दैट मीन्स ये 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो H+ की फॉर्म में रिलीज होंगे। दैट मीन्स फॉस्फोरस एसिड में भी 3 हाइड्रोजन दिख रहे थे, लेकिन त्यागने वाले हाइड्रोजन केवल कितने हैं आपके पास? 2 ही है। इसलिए फॉस्फोरस एसिड बोलो कितने क्षारकीय होता है? द्विक्षारकीय ही होता है। तब फिर अगला एग्जाम्पल लेंगे आप लोग, जिन्हें कहते हैं त्रिक्षारकीय। अब त्रिक्षारकीय का मतलब ट्राइबेसिक हो गया भाई, और ट्राइबेसिक का मतलब तो समझ ही गए होंगे, जिनमें 3 H+ आयन डोनेट करने की कैपेसिटी होगी। एग्जाम्पल देखो H3PO4, जानते होंगे शायद इसे, इसको कहते हैं भाई फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अब यहां दिक्कत नहीं है, त्रिक्षारकीय में 3 ही हाइड्रोजन है, लेकिन हम कंसेप्ट पर जाएंगे। कंसेप्ट क्या कहता है? स्ट्रक्चर बना के देखो, और स्ट्रक्चर जैसे ही बनेगी आप लोगों को अंदाजा अब तो शायद हो ही गया होगा कि भैया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में ये तीनों हाइड्रोजन अटैच्ड है। दैट मीन्स ये तीनों हाइड्रोजन यहां से रिलीज होंगे H+ की फॉर्म में। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अम्ल वो होते हैं आर्हेनियस के अनुसार जो जल में जाकर H+ आयन दान करते हैं। क्षार वो होते हैं जो जल में जाकर OH- आयन दान करते हैं। पहली बात ये क्लियर। दूसरी बात, इसके अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है? तो आपने याद कर लिया, उदासीन प्रकृति होती है। फिर आपने देखा आर्हेनियस अवधारणा में विलायक के रूप में किन्हें काम लिया जाता है? तो जल को ही काम में लिया जाता है। कोई भी अम्ल जितने H+ आयन देगा वो उसकी क्षारकता होगी, और कोई भी क्षार जितने OH- आयन देगा वो उसकी अम्लता होगी। अम्लों को H+ आयन त्यागने की संख्या के आधार पर 3 भागों में मैंने बांट दिया है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। अब सबसे सटीक एग्जाम्पल ये फॉस्फोरस अम्ल के ऑक्सी, या यूं कह दो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स आप लोगों को ध्यान रखना है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड दिखने में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन त्यागेगा 1 ही। फॉस्फोरस एसिड इसमें दिखने में 3 दिख रहे हैं, लेकिन त्यागेगा केवल 2। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिख भी 3 रहे हैं और त्याग भी 3 ही रहा है। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि और धमाकेदार वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।